नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शर्मा हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट वाई प्रदीप शर्मा। और आज फिर पुनः एक वर्णमाला का ही अभी भी पाठ चल रहा है। वर्णमाला के पाठ में ही विशेष जो प्रश्न आते हैं, तो मैं कोशिश की है कि आपको एक दृष्टि में ही उनको समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ छोटे छोटे भागों में इसको मैं लेके आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक विशेष स्वर के विषय। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। किसी ने कहा है कि सफलता की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपना यह विशेष स्वरों का वर्गीकरण। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थियों को, बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वर्णमाला में आपको जो विशेष है हमारा वो है आपका वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दृष्टि में स्वरों को पढ़ने वाले हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग चलेंगे अपने इस टॉपिक पर। तो ये रहा एक नज़र में हिंदी वर्णमाला में, आपने देखा है यहाँ से एक नज़र में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लिखा है कि यहाँ से ये देखिए, ये आपको स्वरों का वर्गीकरण एक दृष्टि में यहाँ से। तो देखिए लिखा है, पहले सारे स्वर लिखे हैं। स्वर हम देख लेते हैं। जो स्वर है सारे स्वर लिखे हैं, 10 स्वर इसमें लिखे हुए हैं। जैसे आ लिखा हुआ है और आ, फिर आपके बाद ये इसमें देखिए बड़ा दीर्घ आ लिखा है, हिरस्व लिखा है ई, और दीर्घ ई लिखी है, फिर ऊ हिरस्व है, फिर दीर्घ ऊ है, फिर ए आई है औ और औ। ये इसमें सारे स्वर दिए गए हैं। एक ही नज़र में इस पर निगाह हम लोग डाल के क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसा कि लिखा है, आपने देखा है, इसमें देख रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लिखा है जैसे आ, ये देखिए आ लिखा है दीर्घ इस हिरस आ। तो इसका उच्चारण की दृष्टि से यहाँ से देखेंगे इस वाले कॉलम में, तो उच्चारण की दृष्टि से ये क्या है, कंठ है, और मात्रा की दृष्टि से ये क्या है, हिरस्व है। और जीव की स्थिति से ये मध्य भाग है। जीव की स्थिति में मध्य स्वर कहा जाता है, या इसको हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर भी इसे कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं। और इसको मुखाकृति के अनुसार अगर हम देखें, मुखाकृति के अनुसार या मुख विवर के अनुसार देखें तो इसे अर्धवृत्त को भी कहा जाता है। और ओष्ठ की स्थिति या ओष्ठाकृति के अनुसार देखें तो इसे उदासीन कहा जाता है, और इसे अवृत्तमुखी कहा जाता है। तो इसमें वृत्त की तरह मुख नहीं बनता, इसलिए इसको अवृत्तमुखी कह दिया है। और इसी का अन्य नाम भी है, इसको हम अगर देखें तो उदासीन, अवृत्त, इसको हम कहते हैं अवर्तुल भी कहेंगे, अवर्तुल भी कहते हैं। आइए इसमें लिखा है कंठ, देखिए दीर्घ, इसके बाद हम चलेंगे दीर्घ आ पर। दीर्घ आ का उच्चारण भी स्थान भी कंठ है, और दीर्घ यह उस मात्रा के अनुसार ये दीर्घ स्वर है, और जीव के अनुसार ये पश्च भाग में बोला जाता है, इसलिए पश्च स्वर है। और मुख विवर या मुखाकृति के अनुसार ये विव्रत है। और अव्रतमुखी है। अव्रतमुखी का मतलब अवृत्तमुखी भी है, ये भी आपका अवर्तुल है, यानी वृत्त की तरह इसमें जो ओठ होते हैं वो वृत्ताकार नहीं बनते हैं। तो इसमें आगे हमें पढ़ना है, ये दिया है ई की स्थिति दी है, ई वाले में देखेंगे, ये देखिए इसमें ये ई का इस उच्चारण स्थान तालु है, और मात्रा के अनुसार हिरस्व है, जीव की स्थिति के अनुसार अग्र स्वर है, और मुख विवर या मुखाकृति के अनुसार ये मुखाकृति और मुख विवर के अनुसार संवृत है। संवृत का मतलब होता है मुख लगभग बंद, लगभग मुख जो होता है वो बंद होता है। लगभग मुख क्या होता है, बंद होता है। तो इसीलिए इसको संवृत कहते हैं, संकुचन। अव्रतमुखी है क्योंकि इसमें ओठ जो होते हैं वो गोल नहीं होते हैं। तो ये आपने ई के विषय में भी जानकारी कर ली है। अब इसी में पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ ई। देखिए दीर्घ ई उच्चारण के अनुसार इसको दीर्घ ई, और ये तालु स्थान उच्चारण है इसका, और दीर्घ स्वर है ये मात्रा के अनुसार, और जीव की स्थिति के अनुसार इसे अग्र स्वर कहते हैं। और वैसे ये संवृत है, इसमें भी जो मुख होता है वो बंद रहता है लगभग, तो इसको भी अव्रतमुखी कहते हैं। देखो इनकी दोनों की सिमिलरिटी, अग्र संवृत अव्रतमुखी। ये बस यहाँ पर मात्रा में ये हिरस्व और दीर्घ है, और यहाँ भी देखिए आपने देखा है कि दोनों तालु हैं। देखिए ओष्ठ, ये देखिए ऊ, ये समझने की कोशिश करिए। देखिए दोनों ऊ हैं, यहाँ पर दोनों कंठ थे, दोनों यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो ऊ का उच्चारण यहाँ भी ओष्ठ है, यहाँ भी, दोनों ऊ, दीर्घ ऊ और हिरस्व ऊ, दोनों ऊ।
दीर्घ एक ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है, लेकिन मात्रा के अनुसार इनको अगर हम देखें तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ की श्रेणी में जाएगा। और यहाँ पर अगर हम जीव की स्थिति के अनुसार देखें तो जीव में दोनों ये दोनों जो ऊ है वो पश्च स्वर है। बस ये इनकी सिमिलरिटी को तैयार करना है। इनमें बस असमानता यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि ये ह्रस्व है, दीर्घ है, बाकी का देखिए आप सारी चीज़ें एक जैसी मिल रही हैं। ये भी समृत है, ये भी समृत है, ये भी वृत्तमुखी है और ये भी वृत्तमुखी है। वृत्तमुखी या हो सकता है एग्जाम में कभी ये लिख के आ जाए वर्तुल, एग्जाम में लिख के आ जाए वर्तुल, वर्तुल भी लिख के आ सकता है, वर्तुल या वृत्तमुखी भी लिख के आ सकता है। तो देखिए सिमिलरिटी क्या है इसमें, ये भी देखिए दोनों ओष्ठ हैं, सिर्फ यहाँ पर अंतर है, बाकी का सेम। इसमें देखिए आई का उच्चारण स्थान देखिए और आई का उच्चारण स्थान देखिए। इसमें कंठ यहाँ तालु, इसमें भी कंठ यहाँ तालु, ये सिमिलरिटी। ये दोनों दीर्घ होते हैं, दोनों दीर्घ होते हैं, अग्र भी हैं दोनों, अर्ध संवृत भी हैं दोनों और अवृत्तमुखी भी दोनों हैं। तो ये पूरे के पूरे दोनों आए और आई और आई जो कंठ तालु दीर्घ दीर्घ अग्र अग्र अर्ध संवृत और अवृत्तमुखी और अवृत्तमुखी ये बिल्कुल सेम है। तो कोई भी आ जाए उच्चारण की दृष्टि से यही आंसर आपके होंगे। अगला भाग जो इसी में ही है, औ की बात हम करें, औ की बात करें, यहाँ देखिए इसमें लिखा है ओ की बात कर रहे हैं औ। तो औ का देखिए यहाँ कंठोष्ठ है और ये भी कंठोष्ठ है, दोनों कंठोष्ठ हैं। ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये पश्य है, ये भी पश्य है, ये अर्ध संवृत है, ये भी अर्ध संवृत है, ये वृत्तमुखी है, ये भी वृत्तमुखी है। तो देखिए आपने सारी सिमिलरिटी इनमें है, कंठ कंठ दीर्घ दीर्घ पश्य पश्य अर्ध संवृत वृत्तमुखी वृत्तमुखी। और वृत्तमुखी का ही नाम क्या है, हो सकता है पेपर में क्या आ जाए, वर्तुल आ जाए, वर्तुल लिख के आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक नज़र फिर से देखेंगे, देखिए आ की अगर हम बात करें तो दोनों आ कंठ हैं, सिर्फ इसमें अंतर क्या है कि ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये मध्य है, ये पश्य है और ये अर्ध विवृत है, ये विवृत है। भाई विवृत में बड़ा आता है और अर्ध विवृत का मतलब छोटा, यानी मुख आधा बंद, और इसमें मुख आधा खुला और ये मुख आधा ये पूरा खुला होता है। इसको उदासीन भी कहते हैं, अवृत्तमुखी भी कहते हैं। अवृत्तमुखी दोनों हैं, देखिए इसमें सिमिलरिटी ये रही। इसके बाद तालु, ये दोनों ई जो है वो उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, दोनों अग्र हैं, दोनों अग्र हैं, ठीक है। यहाँ समृत हैं, दोनों समृत हैं, अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी। फिर उसके बाद हम लोग ओष्ठ पे चले आए, तो देखिए ओष्ठ में ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, दोनों का उच्चारण स्थान पश्य है, ये समृत हैं दोनों, दोनों वृत्तमुखी हैं। और कंठ तालु क्या है, कंठ तालु में ये आई दोनों आई आ जाएंगे, आई और आई आ जाएंगे। तो ये देखिए दोनों सेम है, इनमें तो कोई अलग है ही नहीं। ये दीर्घ दीर्घ अग्र अग्र अर्ध संवृत अर्ध ये अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी। उसके बाद हमने कंठ वाले पे भी चर्चा कर ली, हमने कंठ वाला देखा, हमने कंठ में क्या देखा, ये देखिए कंठोष्ठ वाले आ गई है, ये इस कंडीशन कंठोष्ठ वाली आ गई, दोनों कंठोष्ठ हैं, दोनों कंठोष्ठ हैं। दीर्घ दीर्घ पश्य पश्य अर्ध संवृत वृत्तमुखी वृत्तमुखी। तो आपने स्वरों के वर्गीकरण के विषय में पूरी जानकारी कर ली है। तो ये है स्वरों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला कुछ एक नया विशेष वर्णमाला से। अभी वर्णमाला के विषय में और थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद हम एक भी प्रश्न आपका वर्णमाला से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये पूरी गारंटी है मेरी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी मुझे ऊर्जा मिले और मैं आपको ऐसे ही नए नए वीडियो बना के शॉर्ट तरीके से त्वरित विधि के माध्यम से मैं आपको कराता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।